हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव और ये टिकी यादव। तो आप सबके लिए मैं एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको बता देंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेट करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस पिक्चर में दिखाई दे रहे शख्स का नाम तालिब अल अब्दुल मोहसिन है। 50 साल का अब्दुल मोहसिन सऊदी अरब का रहने वाला है। यह 2006 में सऊदी अरब से भागकर जर्मनी आया था। जर्मनी आकर इसने बताया कि मुझे सऊदी अरब में अपनी जान का खतरा है। जर्मनी आकर ये साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम करने लगा था। 2016 में जर्मनी ने इसे रेफ्यूजी का स्टेटस भी दे दिया। अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सुनकर आप हिल जाएंगे। जर्मनी आने के बाद ये आदमी खुद को लगातार कट्टरपंथ इस्लाम यानी रेडिकल इस्लाम का दुश्मन साबित कर रहा था। अगर इसकी कुछ ट्वीट्स आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इस्लामोफोबिक है। और तो और इसने जर्मनी के ही सरकारी अफसरों पर यह इल्जाम लगा दिया कि वो जर्मनी का इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं। यहां तक कि जर्मनी की फार राइट पार्टी है, मतलब वहां की जो दक्षिण पंथी पार्टी है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD, इसने उसके लीडर्स के कुछ ट्वीट्स भी रीट्वीट किए थे। मतलब उसकी ये सारी बातें सुनकर आपको क्या इंप्रेशन मिल रहा है बताइए कि यार ये बंदा कितना लिबरल सोच रखने वाला है। इसको सऊदी अरब सरकार के रेडिकल इस्लाम, कट्टर इस्लाम से दिक्कत थी, इसीलिए ये भागकर जर्मनी आ गया। अब ऐसे आदमी पर एजेंसीज क्या ही डाउट करती। मगर फिर 20 दिसंबर को इस कहानी में एक ऐसा टर्न आया जिसके आगे हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी क्राइम थ्रिलर फिल्म भी फेल है। 50 साल का तालिब एक BMW कार किराए पर लेता है। उसके बाद वो बड़ी चालाकी से उस गाड़ी को जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर के क्रिसमस मार्केट में ले जाता है। धीरे धीरे वो कार को उस लेन में ले जाता है जहां सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां ही आ सकती थी। इसके बाद वो गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर लोगों की भीड़ पर चढ़ा देता है। एक के बाद एक लोग उसकी गाड़ी के नीचे आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपने हमले से तालिब ने सैकड़ों लोगों को गाड़ी के नीचे रौंद डाला। इस अटैक में अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं, 200 से ज्यादा इंजर्ड हैं। इंजर्ड लोगों में से 40 लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस हमले के बाद से पूरे जर्मनी का खून खौल रहा है। लोग सड़कों पर आकर इन मुस्लिम रेफ्यूजीज को देश से वापस निकालने की डिमांड कर रहे हैं। जर्मनी की पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस अटैक के पीछे तालिब का मोटिव क्या था ये जानने की कोशिश कर रही है। मगर पहली नजर में ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लग रही। जहां एक किलर ने जर्मनी में असाइलम लेने के लिए पहले तो झूठ बोला कि मुझे मेरी कंट्री में जान का खतरा है, फिर अपनी असली सोच छिपाने के लिए उसने कट्टरपंथ इस्लाम की बुराई करनी शुरू कर दी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और फिर एक दिन उसने वही किया जो उससे पहले दसियों जिहादी यूरोप में कर चुके थे, यानी लोन वुल्फ अटैक। मतलब एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें आतंकियों की कोई टीम नहीं होती, कोई बड़ा नेटवर्क नहीं होता, बल्कि एक ही आदमी होता है जो ऐसे हमले को अंजाम देता है। अब आप एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए कि जर्मनी के लोगों के साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। मुझे आज भी याद है 2015 के आसपास जब सीरिया में आईसिस का जुल्म अपने पीक पर था, सीरिया के लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां भाग रहे थे, कोई देश उन्हें शरण देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा था कि हमारे दरवाजे सीरिया के इन शरणार्थियों के लिए खुले हैं। उस वक्त इनकी इस पॉलिसी को विलकॉम मनस्कुलर का नाम दिया गया। मार्केल ने यह भी कहा था कि जर्मनी की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम इन लोगों को नौकरी भी देंगे, घर भी दे सकते हैं। उस वक्त जर्मनी ने ऐलान किया था कि हम सीरिया के 3 लाख लोगों को अपने यहां शरण देंगे, मगर अगले 2 साल में 10 लाख शरणार्थी जर्मनी आ गए। जब मार्केल इन शरणार्थियों के साथ ये दरियादिली दिखा रही थी, तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इतने लाखों शरणार्थियों को अपने देश में बसाने की पॉलिसी एक दिन जर्मनी पर भारी पड़ेगी। मगर जर्मन सरकार नहीं मानी और सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से लाखों शरणार्थी जर्मनी आ गए। मगर जल्द ही इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी दिखने लगा। सबसे पहले जुलाई 2016 को जर्मनी के बुसबर्ग में एक 17 साल के अफगान शरणार्थी ने ट्रेन में कुल्हाड़ी और चाकू से हमला करके दर्जनों लोगों को जख्मी कर दिया। फिर उसी साल दिसंबर 2016 बर्लिन के क्रिसमस बाजार में एक ट्यूनीशियाई नागरिक ने ट्रक से हमला किया जिसमें 12 लोग मारे गए और 56 लोग घायल हुए। फिर अगस्त 2024 को जोलिंगन में फेस्टिवल ऑफ डाइवर्सिटी के दौरान एक 26 वर्षीय सीरियाई नागरिक ने चाकू से हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। और ऐसा नहीं कि हमले सिर्फ जर्मनी में हुए, जिन जिन देशों में इस्लामिक शरणार्थी गए वहां बड़े धमाके होने लगे। नवंबर 2015 को पेरिस में हुए सीरियल ब्लास्ट में 130 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अटैक करने वाले कई हमलावर शरणार्थी के तौर पर यूरोप में आए थे। पेरिस अटैक के सिर्फ 4 महीने बाद मार्च 2016 को ब्रसेल्स में हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर अटैक हुए। फिर जुलाई 2016 फ्रांस के नीस शहर में एक ट्रक ड्राइवर ने बासिल डे परेड के दौरान भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया। 86 लोग मारे गए, 400 से अधिक इसमें जख्मी हुए। इसके बाद अगले कुछ सालों में यूरोप के अलग अलग शहरों में ऐसे छोटे बड़े दर्जनों हमले हुए। 2012-13 तक जहां इन देशों में इक्का दुक्का टेरर अटैक होते थे, 2014 के बाद तो इन देशों में टेरर अटैक्स की बाढ़ आ गई। मतलब जो यूरोप एक वक्त बेहद शांत रहता था, 2014 के बाद हुए इन ब्लास्ट से बेहद डर गया।
ज्यादातर जो ब्लास्ट थे उसमें आईसिस से लेकर अलकायदा और बाकी इस्लामिक संगठनों का हाथ था। यूरोप के लोगों को आज लग रहा है कि इन मुस्लिम शरणार्थियों के आने से उनका कल्चर खतरे में पड़ गया है, वो उनके देश की सुरक्षा को लेकर खतरा है। उनके आने से यूरोप के इन देशों की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव असर पड़ा है। इसलिए जो यूरोप एक वक्त खुली बाहों से सीरिया से आने वाले रिफ्यूजियों को एक्सेप्ट कर रहा था, उसी यूरोप में आज इन रिफ्यूजियों को निकालने की मुहिम छिड़ी हुई है। यही वजह है कि इन कंट्रीज में जो भी पार्टी इन इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेती है, लोग उसका साथ देने लगते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि इस्लामिक आतंकवाद के इसी खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में राइट विंग पार्टियां मजबूत हो रही हैं। अमेरिका से लेकर भारत और नीदरलैंड से लेकर इटली तक आपको यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। डिटेल में वीडियो में बहुत सारी और बात की गई है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जर्मनी की बात करते हैं, जहां पर एक रीसेंट अटैक हुआ है। वहां की राजनीति में भी काफी सालों बाद एक अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के नाम से राइट विंग पार्टी मजबूत होकर सामने आई है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यह पार्टी सिर्फ 10 साल पुरानी है। 10 साल पहले भी यह पार्टी इस मुद्दे पर बनी थी कि जर्मनी को यूरो के बजाय जर्मन करेंसी ही अपनानी चाहिए। लेकिन 2015 में जब सीरिया क्राइसिस के बाद इतने बड़े लेवल पर मुस्लिम रिफ्यूजीज जर्मनी में आने लगे, तो इस पार्टी ने अपना पूरा फोकस इस मुद्दे पर कर दिया। इसी साल सितंबर के महीने में जर्मनी में जब 2 स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो उसने पूरी जर्मनी को हिलाकर रख दिया। इन रिजल्ट में एक स्टेट में AfD को 1/3 से ज्यादा सीटें मिली और दूसरी स्टेट में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। जर्मनी में हुए एक रीसेंट सर्वे में भी AfD जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। AfD साफ कहती है कि इस्लाम जर्मनी की सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। वो इस्लाम को जर्मनी का हिस्सा भी नहीं मानते। यहां तक कि AfD जर्मनी में मस्जिद बनाने और पब्लिक प्लेस में यूं नमाज पढ़ने के भी खिलाफ है। ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी साफ तौर पर एंजेला मर्केल की ओपन माइग्रेशन की पॉलिसी के खिलाफ है। इनका मानना है कि इन इस्लामिक रेफ्यूजियों के आने से हमारा कल्चर खतरे में पड़ गया है। आप इस पार्टी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए दोस्तों कि 20 दिसंबर को जर्मनी में जो अटैक हुआ, उसके बाद दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि जर्मनी को अब सिर्फ AfD ही बचा सकती है। मस्क की इस ट्वीट के बाद तो पूरा जर्मनी हिला हुआ है। ये बात सारी दुनिया को पता है कि जब इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, तो ट्रंप को जिताने में जी जान लगा दिया था। मस्क के पास किसी पार्टी को फंड करने के लिए पैसा भी है। ट्विटर या एक्स के फॉर्म में उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म भी है। ऐसे में अगर मस्क जैसा आदमी ये बोल रहा है कि जर्मनी को AfD जैसी राइट विंग पार्टी ही बचा सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी के नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होने वाला है। अब सवाल दोस्तों ये है कि इन सारी बातों में हमारे लिए यानी भारत के लिए क्या लेसन छिपा है। ताजा हमला जर्मनी में हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर हमें यह लगता है कि भारत में ऐसा हमला नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि भारत में इस वक्त 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इसी तरह लाखों रोहिंग्या मुसलमान भी भारत में घुस चुके हैं। देश में हुए कई हमलों में इन लोगों का हाथ भी सामने आया है। खास तौर पर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में आज जो सिचुएशन है, वो भारत के लिए और खतरनाक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों क्लोज आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन नॉर्मल होने के बाद वो बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल भारत में टेररिस्ट की घुसपैठ करने में करवाए। भारत के लिए टेंशन की बात यह है कि इसके ईस्टर्न बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर अभी भी फेंसिंग नहीं हुई है, और इसी रास्ते का इस्तेमाल करके बर्मा से लेकर बांग्लादेश के रास्ते आतंकी भारत में आ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे इन बॉर्डर को भी और सिक्योर किया जाए। साथ ही NRC और CAA को भी टाइम से इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जितने भी ये लोग इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन्हें फौरन इनके देश वापस भेजा जा सके। मुझे अच्छे से याद है कि आज से कुछ साल पहले जब बांग्लादेश की घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने की बात होती थी, तो भारत के ही एक राज्य की मुख्यमंत्री कहती थी कि इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये बात अलग है कि वही नेता आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत हुई है, उस पर ऐसे आंसू बहा रही हैं कि उस आंसू को देखकर खुद घड़ियाल के भी असली आंसू निकल जाएं। एंड में दोस्तों बस यही कहूंगा कि एक्सट्रीमिस्ट को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये दुनिया सबकी है। इस दुनिया में रहने का हक सबका है। हर किसी को अपना भगवान, अपना धर्म प्यारा है। अगर किसी को यह लगता है कि ना 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 वो तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, या किसी और धर्म के आदमी को यहां रहने का हक नहीं है, तो ये उनकी बहुत बड़ी मासूमियत है। जर्मनी ने 2015 में लाखों रिफ्यूजियों को अपने यहाँ पनाह देकर बड़ा दिल दिखाया, लेकिन अगर कुछ मुट्ठी भर जिहादियों को यह लगता है कि वो उनके इस सीधेपन का फायदा उठा लेंगे, तो शायद वो जर्मनी या यूरोप की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ये लोग अगर पेलने पर आ गए ना, तो इतना दौड़ाएंगे फिर सीधा अरब की खाड़ी में ही छलांग लगानी पड़ेगी। हम सभी ये देख रहे हैं कि हमास के जिहादियों ने जब इजराइल पर अटैक किया और इजराइल को लगा कि बात तो हमारे सर्वाइवल की आ गई है, तो फिर इजराइल ने गाजा का क्या हाल किया ये सबने देखा। इसलिए जिस दिन फ्रांस या जर्मनी या किसी भी देश को ये लगा कि ये शरणार्थी जो ये रेफ्यूजीज हैं हमारा ही कल्चर बर्बाद कर रहे हैं, हमें ही हमारे देश में बर्बाद कर रहे हैं, तो उस दिन ये 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इन लोगों को ठिकाने लगाने में। और जिस दिन ऐसा हुआ तो इनका भी यही हाल होगा जो आज फिलिस्तीन और लेबनान में हो रहा है। बाकी समझदार लोगों को इशारा काफी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है वो भी हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ये लड़ाई अब कहां तक जाएगी?
तो इसे हर एक दोस्त, हर एक रिलेटिव्स तक पहुंचाइएगा, अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और जर्मनी में जो दोस्त रहता है उस तक तो इसे जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे गाइज हम लोगों ने वीडियो देखा है, और वीडियो देखने के बाद दोस्तों देखिए कैसा दिन आ गया है कि मतलब एक तो जर्मनी इन लोगों को रहने के लिए जगह दिया, इनको रहने का पूरा मतलब इनको एक तरह से बोले तो सब चीज़ एक्सेप्ट किया, फिर उसके साथ ही ये लोग क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। जैसे कि वो सऊदी का जो गया था, ये मुस्लिम बोला कि मेरे को सऊदी के मुस्लिमों से डर है, ये है, और गया और 10-15 साल बाद अपना असली रूप में आ गया। तो क्या यार, इन लोग एक दो मुस्लिम की वजह से मतलब और सारे मुस्लिम कौम जितने भी लोग हैं ये लोग बदनाम हो रहे हैं, अच्छे भी जैसे अच्छे लोग हैं वो भी इनके साथ में बदनाम हो रहे हैं। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रही हो, कि हमारी तरफ देख के। और इन लोग के कभी भी देखिए दोस्तों, क्या है ना कि कोई भी कंट्री अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपना सेफ्टी चाहता है। हालांकि उसने ये जर्मनी में इतने लोग को पनाह दिया रहने के लिए, जैसे कि अपने इंडिया में, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि 2 करोड़, बबू भाई बता रहे थे 2 करोड़ से भी ज़्यादा ये बांग्लादेशी घुस चुके हैं अवैध तरीके से। तो यार ये CA/NRC जो है इसको तो मान लो लाना जरूरी है ना, क्योंकि ये लोग इतना 2 करोड़ वैसे आ गए हैं, फिर अपने इंडिया में जो लोग रह रहे हैं इन्हीं को रहने में दिक्कत है, तो बाहर से आए हुए लोग क्या करेंगे। इतना ज़्यादा कोई बम ब्लास्ट करते रहे हैं, कहीं कुछ करते रहे हैं, छीन रहे हैं, चोरी छिनैती डकैती सब यही लोग तो कर रहे हैं ना। फिर बाद में हिंदू मुस्लिम करेंगे, कट्टरपंथी करेंगे, जैसे कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में इन्होंने किया है, सारे हिंदुओं को मार रहे हैं सब, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल रहे हैं सब कि हम दोनों एक हो जाएं। फिर ये पाकिस्तान वाले जो हाल किए थे बांग्लादेश का, फिर दोबारा वही हाल करेंगे इन लोगों का, वही होने वाला है। क्योंकि इंडिया तो अभी बहुत पावरफुल है, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे, एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत ये होगी जो आम पब्लिक है, जो ये घुसपैठी अवैध तरीके से डूब गए हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं जाकर किसी कोई मेला लगा हो, या किसी मॉल में, या किसी हॉस्पिटल में, या कहीं होटल्स में, बढ़िया बढ़िया जो पब्लिक टूरिस्ट जगह है वहीं पे जाकर ब्लास्ट कर दें, चाहे कुछ कर दें, तो फिर इन लोगों की वजह से थोड़ा सा डर लगा रहता है, समझ रहे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबा कर प्रेस कर लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।